बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी दोस्त यतीम थी। वो मेरे पास आकर रोया करती थी। एक दिन मेरे भाई ने उसे देखा तो उस पर मर मिटा और उससे शादी का फ़ैसला किया। भाई उसे भगा कर ले आया और शादी कर ली। लेकिन अचानक आधी रात को भाई के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। जब हम अंदर गए तो देखा कि भाई बैठक में इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे कि पड़ोस की लड़की हमारे लिए कुछ लेकर आई। घर वाले सभी कहीं गए हुए थे। वो सीधी बैठक में चली गई और रुमाल से ढकी प्लेट साहिर भाई के सामने रख कर चल दी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो कुछ ना बोली, बस फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। उसके मुस्कुराने का अंदाज़ अजीब था। भाई ने समझ लिया कि ये उन लोगों में से है जो अज़ली कम नसीब कहलाते हैं। शायद ये अपने घर वालों पर बोझ है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया इसका नाम राहीला है। ये यतीम है, इसके सगे माँ बाप मर चुके हैं। अब सुतेली माँ के बुरे सलूक ने इसे पूर ज़ख्मी कर डाला है। डरी सहमी राहीला अपनी अदा के न जाने कौन से रंग मेरे भाई पर फेंक के गई कि वो उसके धुंधले नकूश को जहन से ना मिटा सका। और पर्चों की तैयारी के दौरान तन्हाई में बैठकर ये नकूश तेज़ रंगों वाली तस्वीर की मानित उसके दिल से चिपक कर रह गए। बाप जब तक जिंदा था उस लड़की की कुछ न कुछ अहमियत थी। 4 बरस कबल वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस वजह से उसे घर में और भी गैर अहम करार दे दिया गया। सुतेली माँ के 4 छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल के लिए उसने राहीला को एक नौकरानी की सी हैसियत दे रखी थी, वरना कब का मालूम शोहर के किसी रिश्तेदार के दर पर फेंक आती। वो 2 मंजिला मकान राहीला के वालिद का ज़ाती था। पहली मंजिल में राहीला उसकी सुतेली माँ बच्चों के साथ रहती थी। दूसरी मंजिल किराए पे दी हुई थी जिससे उनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। कुछ मरहूम वालिद की पेंशन आती थी और कुछ इमदाद सुतेली माँ के भाई करते थे। अच्छे हालात थे, लेकिन ये लड़की शदीद महरूमी और एहसास से तन्हाई का शिकार हो गई। उसकी कमज़ोरी थी कि उससे कोई ज़रा प्यार से बात करता वो उसकी दीवानी हो जाती। बचपन में तो ये बात उसमें बहुत थी, अब कुछ समझदार हो गई थी। उसकी उम्र 15-16 बरस थी। गमों ने उसको बिल्कुल नरम दिल बना दिया था और साथ ही बुज़दिल भी। बात बात पर ठिठकने लगती, चौंक पड़ती और ज़रा सी बात पर रो देती। उस लड़की की कुछ अजीब कहानी थी, कोई उससे कतई नज़रअंदाज न कर सकता था। हमारे मोहल्ले में एक दस्तकारी स्कूल था। ये वहाँ पे भी जाया करती थी। वहाँ की टीचर मुझे कभी हिसाब किताब के लिए बुला लेती, मैं भाई के साथ चली जाती। राहीला भी वहाँ दस्तकारी सीखने जाती। मैं पप्पो के ऑफिस से उसे देख लेती थी तो बाहर निकल कर बात करती और उससे कहती कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया और दस्तकारी सीख रही हो, स्कूल की पढ़ाई भी जारी रखो। वो कहती कि अम्मी ने स्कूल से हटा लिया है और मैं ख़ुद से पढ़ाई नहीं कर सकती। कोई पढ़ाने वाला भी हो तो अम्मी सारा दिन काम पर लगाए रखती हैं, मैं तो बिल्कुल पढ़ नहीं सकती। मैंने पप्पो को बताया तो वो राहीला को अच्छे से जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे क्लास में पढ़ाई के लिए फ़्री कर सकती हूँ, शर्त यह है कि तुम 2-3 घंटे यहाँ आकर इसे पढ़ा दो, बड़ी नेकी होगी अगर तुम इसे प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी करवा दो। घर से वक्त निकालना मुश्किल था, फिर भी मैंने हामी भर ली और दस्तकारी स्कूल जाकर राहीला को 2 घंटे पढ़ाने लगी, ये सोच कर कि शायद पढ़ाई इसकी ज़िंदगी में कभी काम आए। इसकी माँ तो इसके सिलाई सिखा रही थी कि उनके बच्चों के कपड़े सिएगी मुफ्त में। इस तरह हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो गए। मेरी मोहब्बत और एतबार पाकर उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही थी। अब वो ज़रा हिम्मत से बात कर सकती थी। उसकी झिझक भी कम हो गई थी जो पहले उसको किसी को मुखातिब करने से रोकती थी। मैंने 2 माह तक उसे पढ़ाया, फिर दस्तकारी स्कूल जाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। अम्मी घर के काम अकेले नहीं कर सकती थी और आपा तो अपने घर बार की थी। मैंने दस्तकारी सीखी हुई थी। राहीला की सुतेली माँ भी ये बात जानती थी। मैंने कहा आंटी आप शाम को इसको थोड़ी देर मेरे पास भेजिए करें,
मैं इसको इतनी दस्तकारी और सिखा दूँगी, यूँ वो डिप्लोमा में कोई अच्छा दर्जा हासिल कर लेगी। उसकी सहेली माँ ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, तुम इसको कटिंग अच्छी तरह सिखा दो। मैंने शुक्र किया कि उन्होंने मना नहीं किया। हमारे घर साथ साथ थे। हमारी बैठक उनके घर से मिली हुई थी। उसका एक दरवाज़ा गली में खुलता था, जैसे हमारी बैठक का दरवाज़ा गली में खुलता था। उन्होंने उस बैठक को कमरे में तब्दील किया हुआ था और वो कमरा उसकी माँ ने राहिला को ही दिया हुआ था, क्योंकि ये घर के सब कमरों से छोटा था। पहले तो राहिला घर आकर मुझसे पढ़ती थी। बाद में जब मैं काम से फारिग न होती तब वो साहिर भाई से कहती कि आप ही मुझे पढ़ा दें। भाई उसे बैठक में पढ़ाते थे, क्योंकि उन्हें भी पढ़ने लिखने के लिए बैठक ही मिली हुई थी। अब यह मामूल बन गया। जब वालिद साहब आबाई गांव चले जाते, राहिला भाई से ही पढ़ती। मुझे नहीं खबर कि कब वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक हो गए। अब आधी रात को अपने कमरे का गली वाला दरवाज़ा खोलकर वो हमारी बैठक में आ जाती। उसने दस्तकारी स्कूल भी खैर बात कह दिया था, उसका कोर्स मुकम्मल हो गया था। जिस रात राहिला को आना होता वो शाम को ही खिड़की से इशारा कर देती। साहिर भाई के इम्तिहान हो चुके थे, रिज़ल्ट आया तो उनको मुलाजमत मिल गई। शाम को दफ्तर से लौटे तो राहिला को खिड़की में खड़ा देखा। उसने भाई को इशारा किया तो उसके पीछे उसकी चचाजाद खड़ी उसे देख रही थी। उसने इन दोनों को देख लिया। दूसरे रोज़ वो हमारे घर आई और मेरी वालदा से तमाम माजरा कह दिया। भाई दफ्तर से आए तो अम्मी उन पर बरस पड़ी। साहिर, तुम आखिर क्या चाहते हो? जानते हो राहिला एक यतीम लड़की है। वो पहले ही बहुत दुखी है। पहले ही उसके लिए उसके घर में कोई जगह नहीं। खुदा के लिए इस ख़तरनाक खेल से बाज आ जाओ। अगर उसकी चचाजाद बहन ने उसकी सतीली माँ से शिकायत कर दी तो वो जालिम औरत उस बेचारी लड़की को मार मार कर घर से निकाल देगी। फिर बताओ उसका ठिकाना कहाँ होगा। तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। ये मंगनी अब नहीं टूट सकती। अब बताओ तुम क्या चाहते हो। माँ का लंबा चौड़ा लेक्चर सुनकर भाई झिंझला गए। हालांकि वो सच कह रही थी, लेकिन भाई का दिल खुद ब खुद राहिला की तरफ खींचता था। अम्मी के सामने उन्होंने कहा कि उससे पूछो उसने कब हमें बातें करते देखा है, फिर क्यों हम पर बुहतान तराशती है। भाई को अम्मी ने धमकाया कि बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे वालिद से कह दूंगी। मगर साहिर भैया भी अपनी बात पर डटे रहे। राहिला की चचाजाद बहन जो शादीशुदा थी और चच्ची के पास 2-3 रोज़ के लिए रहने आई थी, उसने अम्मी को ख़बरदार कर दिया, मगर अपनी चच्ची को ना बताया। जानती थी कि सौतेली माँ राहिला का क्या हशर कर देगी। साहिर ने इस सब से कोई असर ना लिया। वो बदस्तूर खिड़की के सामने किताब खोलकर बैठा रहता और उसकी ओर से देखता रहता। उसने राहिला को पहले ही बता दिया था कि मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें प्यार दे सकता हूँ, मगर शादी नहीं कर सकता। इस पर भी राहिला के प्यार में कोई कमी ना आई। दरअसल वो मोहब्बत की भूखी थी। साहिर भाई को क्या, कोई भी उसकी गमखारी करता उसका दामन थाम लेती। वो मुतवातिर रात को भाई की बैठक में आती रहती। एक रात वो हस्ब मामूल भाई की खिड़की के पास आई तो उसकी माँ ने उसे देख लिया और मेरे भाई को नहीं देखा। वो अपने बिस्तर पर लेटे रही, क्योंकि साथ वाली चारपाई पर गर्मी की वजह से अब्बा जी लेटे हुए थे। भाई ने हाथ के इशारे से उसे वापस जाने को कहा। वो मुड़ी तो पीछे माँ को देखा और वापस घर में चली गई। उस रात को माँ ने उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाई। सुबह वो फिर खिड़की में आई। उसकी माँ सो रही थी। अब्बा जी बैठक से घर आ गए थे। राहिला ने साहिर को बताया कि माँ आज हमारे रिश्तेदारों को बुलाएगी, न जाने क्या हंगामा होने वाला है, तुम जल्दी बंदोबस्त करो वरना मैं मर जाऊंगी। भाई ने उसे महज तसल्ली दी। दूसरे दिन उनके घर में बहुत शोर हुआ। मेरे वालिद सुबह गांव रवाना हो गए थे, इसीलिए बाद में मेरे वालिद के आने तक बात रोक दी गई। साहिर भाई भी ड्यूटी पे चले गए। जब घर वापस आए तो घर में ईंटें आई हुई थी। साथ वालों ने बताया कि बहन ने बताया कि तुम्हारे करतूतों की वजह से खिड़की चुनी जा रही है। अब्बा जान आए तो पड़ोसन ने हमारे घर आकर हंगामा किया। अब्बा ने भाई को घर से निकाल दिया। वो एक दोस्त के घर चला गया जो किराए के घर में अकेला रहता था। भाई ने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ले ली
उधर राहिला के साथ उसकी सौतेली माँ ने बहुत बुरा सलूक किया। सारे मोहल्ले में उसे बेइज्जत कर दिया क्योंकि उसकी सगी माँ तो थी नहीं। फिर वो भाई को समझाने उनके दोस्त के घर चली गई और कहा कि तुम्हारे वालिद ने गुस्से में मेरी माँ ने कहा तुम्हारे वालिद ने गुस्से में तुम्हें घर से निकाला है, अब तुम चलो और बाप से माफ़ी मांगो। बाप का दिल तुम्हें नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन मुझे तो राहिला का बहुत दुख था और ये बात साहिर भाई को भी बुरी तरह तड़पा रही थी कि न जाने उसकी माँ ने उस पर कितने सितम ढाए होंगे। भाई घर तो नहीं आए लेकिन वो बेसुकून थे, उनसे रहा न गया और एक रात वो राहिला के कमरे की खिड़की के पास गली में आकर खड़े हो गए। वो भी जाग रही थी और रो रही थी। भाई ने खिड़की पर उंगली से हल्का सा मखसूस खट किया तो राहिला ने झट खिड़की खोल दी। उसने सरगोशियों में बताया कि उसकी माँ ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, हत्ता कि सौतेले मामू ने भी उसे मारा पीटा है। ये कहकर वो ज़ारों कतार रोने लगी। उस वक्त साहिर भाई को ख्याल आया कि जब ये लड़की मेरी खातिर इतनी बेइज्जत हो गई है तो क्यों ना मैं इससे शादी कर लूँ। बाप ने तो मुझे वैसे ही घर से निकाल दिया। यूँ उसने खड़े खड़े बगैर सोचे समझे ये अजीबोगरीब फैसला कर लिया कि मैं इसी वक्त राहिला को लेकर कहीं दूर निकल जाऊँ। उसने राहिला से कहा, एक जोड़ा उठाओ और बुर्का ओढ़ लो या ऐसे ही चादर लपेट कर बाहर निकल आओ। मैं आज सुबह होने से पहले ही तुमसे निकाह कर लूँगा। राहिला भी इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। घर वालों के सलूक ने उसकी रूह को घायल कर दिया था। वो घर से निकल खड़ी हुई। न उसने कुछ सोचा न समझा। मेरे भाई ने भी कुछ न सोचा, जबकि इस वक्त उसकी जेब में सिर्फ 1000 रुपये थे। ये दोनों सीधे रेलवे स्टेशन गए। रात की गाड़ी लाहौर जा रही थी। इन्होंने टिकट लिया और उसमें सवार हो गए। जब गाड़ी शहर की हदूद से कुछ दूर निकल आई तब भाई को अक्ल ने झंझोड़ा और भाई ने सोचा कि ये क्या, मेरी मंजिल का क्या है, मैं कहाँ जाऊँगा। वो सोचों में गुम थे। राहिला को सौतेला मामू पुलिस ऑफिसर था। ये लोग यकीनन मेरा पीछा करेंगे और मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब भयानक अंजाम सामने था। कहीं जाए पनाना थी। राहिला बेचारी भाई के साथ दबकर बैठी थी। उसके चेहरे पर सुकून था और अपने अंजाम से बेखबर सो रही थी। वो भैया के साथ से शायद ये समझ रही थी कि उसके दुख तमाम हुए। अब उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो औरत थी जिसको बुज़दिल कहते हैं, मगर हिम्मत वाली निकली। जब साहिर ने उसे पुकारा तो उसने उसका साथ दिया। उसकी आवाज़ पर अपनी मुश्किलात और नागवारियों के बावजूद लब्बैक कहा। और भाई जो एक मर्द था, आने वाली मुश्किलात के ख़यालात से उसकी मर्दानगी ने हथियार डाल दिए। जो ही अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकी उसने राहिला को महवे ख्वाब पाया तो मुस्तकबिल के अंदेशों से डरकर उसको तन्हा रास्ते में छोड़ दिया और ख़ुद गाड़ी से उतर गया। गाड़ी रवाना हो गई और उसमें वो बेखबर मुसाफिर भी गया जिसकी मंजिल साहिर भाई थे, जिनके बगैर वो लड़की बिल्कुल तन्हा और बेसहारा थी, जिसके पास फूटी कौड़ी भी न थी। वो बिल्कुल खाली हाथ थी। अब आगे की सुनिए। भाई ने मुझे बताया कि वो वहाँ से सीधे लारी अड्डे आए और सुबह होने से पहले ही वापस अपने दोस्त के घर पहुँच गए जहाँ वो रह रहे थे। सुबह सुबह ही हमारे वालिद मामू और राहिला के मामू वहाँ गए और गुस्से में दरवाज़ा पीटा। भाई के दोस्त ने उठकर दरवाज़ा खोला। भाई उस वक्त बाहर निकले। वो भी अदाकारी से आंखें मल रहे थे और उनका वो दोस्त भी एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। साहिर भाई अनजान बनकर एक्टिंग कर रहे थे। वो लोग मकान की तलाशी लेकर लौट गए। मोहल्ले में बातें होने लगी कि सौतेली माँ सच कहती थी, राहिला थी ही ख़राब लड़की। न जाने उसका किस किस से ताल्लुक़ था और किसके साथ घर से भाग गई। मेरी माँ ने वालिद को समझाया कि नाहक तुमने अपने बेटे को घर से निकाला। वो किसी और के घर पड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं भागा। राहिला किसी और के साथ गई है। आप जाओ और अपने बेटे को घर ले आओ। यूँ भाई सुरखरू होकर घर लौट आए, मगर उनका ज़मीर पुकार रहा था। इंसान जब बगैर सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठाता है जो माशरे की नज़रों में नापसंदीदा होता है तो पहले पहले उसका एहसास नहीं होता कि इसका अंजाम उसे क्या भुगतना पड़ेगा। मगर जब बाद में बुरी घड़ी आ जाती है तो अकल के दरवाजे खुलते हैं। तब कुछ लोग अपनी ज़ात की परवाह किए बगैर हालात का मुकाबला करते हैं और कोई साथ हो तो उसे तन्हा नहीं छोड़ते, उसको ज़िल्लत और रुसवाई के हवाले करने के बजाय वादा निभाते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे कम हिम्मत और बुज़दिल होते हैं कि अपना दामन बचा लेते हैं और दूसरों को ज़िल्लत के कटहरे में धकेल कर साफ़ सुथरे और पाक दामन बनकर मुआशरे की नज़रों में बेकसूर और मुअज़्ज़ज़ रहने की खातिर अपने ही ज़मीर का खून कर डालते हैं। साहिर भाई भी बुज़दिल थे, बुरे वक्त के साथ ही न थे। तभी तो एक मासूम लड़की जो अपने घर के हालात और सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर उनके कहने पे घर से निकली थी, फिर कभी उसको बाप की छत तक आना नसीब ना हो सका। आज न जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी। जब भी ये बात सोचती हूँ तो दिल में दर्द सा होने लगता है। मेरा भाई बेशक उस मासूम लड़की को भूल गया हो, मगर मैं राहिला को आज तक नहीं भूल सकी। कैसे भुलाऊँ उसे? नाज़रीन कराम, आप ज़रूर बताइएगा कि मेरे भाई ने उसके साथ सही किया या गलत। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।